Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Irfan from ISL English. I feel pleasure today for becoming an English teacher. Now I can speak in English. I can teach English. Have you ever thought about it? Why we can't understand and speak in English? Because it's not our native language. It's not our mother tongue. Moreover, we don't have any partner in our society to make practice for English. The only one way is to learn English, is to grip the basic rules of English grammar, and the other steps, next steps, I will teach you one by one if you connect with me. If anyone of you who wants to make practice in English, then come to me if you live nearby, or contact me on WhatsApp, email, Facebook, or YouTube. If you want make practice in English language with me, then comment your WhatsApp number in this video and I will contact you very soon. Today our lesson is parts of speech. Parts of speech. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गेस करना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कहाँ तक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूवर्स हैं उनकी इंग्लिश के ऊपर गिरफ्त कहाँ तक है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। तो ये मेरा एक सेंटेंस है जो मैंने लिया है स्क्रीन के ऊपर। तो इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं सबकी एक अपनी अपनी फैमिली है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक सबकी अपनी अपनी फैमिली है। तो आप में से कोई भी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब वर्ड्स जो है कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इनमें से चंद एक मैं आपको बताता हूँ और चंद एक आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो उसके बाद ताकि हम इस तरह से आगे चल सकें कि आपकी जो गिरफ्त है इंग्लिश में वो कहाँ तक है, तो फिर उसी के मुताबिक ही मैं आपको पढ़ाता चलूँगा। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है आई, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन और हैव को हम कहते हैं वर्ब। मैं इनको नाम दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये जो हम कॉन्फ्रेंस है ये है नाउन, और इसमें से एन और इम्पोर्टेंट मुझे आपने बताना है कमेंट्स के जरिए। वर्क, वर्क भी नाउन है। एट के बारे में आपने मुझे बताना है। टुमारो एडवर्ब है। सो लिंकिंग वर्ड है। आई फिर से प्रोनाउन है। एम फिर से वर्ब है। और जो बिजी है ये एडवर्ब है। और रादर के बारे में आपने मुझे बताना है। तो इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरह पढ़ सकते हैं डिटेल से। तो आइए देखते हैं। कि हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच
पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं तादाद में 8, और अब वैसे जो आर्टिकल्स है उसको भी काउंट किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये काउंटिंग में 9 हो जाते हैं। तो उनमें से नंबर 1 पे है नाउन, प्रोनाउन। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, और नंबर 8 पे है इंटरजेक्शन, और नंबर 9 पे आ जाता है हमारे पास आर्टिकल्स। तो ये है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो भी हम बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू में आने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं सबकी एक अलग अलग फैमिलीज होती हैं। तो ये मैंने उन फैमिलीज के नाम लिखे हैं आपके सामने। तो इसके बाद हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाउन की, तो व्हाट इज नाउन? नंबर 1 पे है हमारे पास नाउन। नाउन के लिए है कि एनी वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम। एनी वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। यानी जो भी चीज आप देख सकते हैं, जो चीज आप, यानी कि आप इस तरह समझ लें कि हमारी जो हवा से खमसा हैं उनके मुताबिक सभी के सभी नाउन होते हैं। जो चीज हम देखते हैं, लाइट है, बॉक्स है, तो जितनी भी चेयर है, टेबल है, रूम है, डॉग है, बोट है, ये सब के सब जो हैं नाउन कहलाते हैं। और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, आइडियाज होते हैं, तो उनको भी हम नाउन कहते हैं। All the things that stand for name is called noun. तो सब की सब चीजें जिनको हम नेम देने के लिए यूज करते हैं वो सब की सब नाउन कहलाती हैं। अब सबसे पहली बात है कि हमें नाउन पढ़ना जरूरी क्यों है? क्या नाउन के बगैर हम इंग्लिश में इनकम्प्लीट हैं? क्या हम आगे नहीं चल पाएंगे? तो इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा नाउन है इसको हम पढ़ते क्यों हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी क्या इतनी ज़रूरत है कि हमें ये पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए कि जो हमारा सेंटेंस होता है, देयर आर 5 मेन स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंसेस। उनमें से देखिए, तो पहला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा यूज होता है वर्ब। जैसा कि आई लाइक, आई प्रॉमिस, आई थिंक। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये कौन से हैं? ये स्ट्रक्चर नंबर 1 की एग्जांपल्स हैं, यानी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये दूसरा स्ट्रक्चर है। मैं आपको यहाँ पे 5 मेन स्ट्रक्चर बताऊंगा जो सेंटेंस के लिए यूज किए जाते हैं।
तो दूसरा ये हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है लेता हूं कि 5 people आर प्लेइंग। ये हमारी एग्जांपल है दूसरे स्ट्रक्चर की। अब मैं तीसरा स्ट्रक्चर लेता हूं, वो है हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो इसके पहले एग्जांपल लेता हूं, दिस गेम इज हैवी। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जो वर्ड हैवी है इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बताता चलूं कि जो वर्ड या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, मालूमात देता हो, उस पर कोई इफेक्ट ना हो सब्जेक्ट का, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देता हो, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3। तो चौथा हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है वर्ब, वर्ब के बाद आ जाता है हमारा एडवर्बियल्स। ये भी हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। तो इसके एग्जांपल है कि देयर हाउस इज नियर बाय। तो ये हमारा नियर बाय यहाँ पे यूज हुआ है एज एन एडवर्बियल। तो ये है देयर हाउस इज नियर बाय। तो पांचवा स्ट्रक्चर है हमारा कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डबल आ जाता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल है ही गेव मी मेडिसिन। ही गेव मी मेडिसिन। अब मैंने ये 5 स्ट्रक्चर आपके सामने क्यों लिखे हैं? हम तो नाउन के बारे में पढ़ रहे थे कि नाउन क्या है। तो हमने ये 5 स्ट्रक्चर लिखने का हमारा मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम नाउन को क्यों जरूरी समझते हैं पढ़ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं आपको कि क्यों जरूरी है कि हम इसको समझें। इसको रेज करता हूं, उसके बाद नाउन की बात करते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है मेन जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी इसको कह सकते हैं। तो नाउन क्यों जरूरी है? Why is it essential to know about noun? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा सब्जेक्ट है और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों की जगह पे नाउन यूज होता है। इसलिए ये जरूरी है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन होता है और हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन होता है। इसलिए जरूरी है इसको पढ़ना। तो अब बात करते हैं कि नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। किसकी जगह पे? किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है नाउन या प्रोनाउन। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। कौन हो सकता है? वो होता है नाउन इक्विवेलेंट। अब ये नाउन इक्विवेलेंट क्या है? इसको हम कहते हैं जेरेंड इंफिनिटिव या फिर पहरेज आ सकता है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे
आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट से मुराद क्या है? जेरेंड, इंफिनिटिव, फ्रेज। तो ये जो जेरेंड और इंफिनिटिव है, इसके बारे में मैंने तफसील से वीडियो बनाई है, जो कि मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो अब हम पढ़ने जाएंगे नाउन को, कि नाउन क्यों जरूरी है। क्योंकि नाउन हमारे जो सेंटेंस है उसका इसेंशियल पार्ट है। Noun is the essential part of our sentences. All kind of sentences, छोटे हो या बड़े हो, कोई भी सेंटेंसेस हो, उनमें नाउन की जो अहमियत है वो अयां है, नुमायां है। तो इसलिए जब तक हम नाउन के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो नाउन हमें कुछ नहीं देगा। तो नाउन क्या है? नाउन के बारे में अगर हम देखें तो नाउन की भी फैमिलीज हैं। नाउन की फैमिलीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद आ जाता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के बाद हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वैसे तो बहुत सारी अक़साम हैं नाउन की जो आजकल पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं नाउन की वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब इनके बारे में हम कैसे फर्क कर सकेंगे, इनके बारे में जान सकेंगे? तो इनके बारे में जानने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये किस तरह की टाइप्स होती हैं और किस तरह इनको अलग-अलग किया जाता है। तो समझो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं गोट की। गोट, आई होप आप तमाम इस गोट से वाकिफ होंगे, इसका मैंने जानते होंगे। अब ये जो गोट है ऊपर से आई अकेली। जब अकेली आई तो ये हमारे पास जो है कॉमन नाउन है। जब ये अकेली हमारे पास आई गोट तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से मुराद वो चीज होती है जो एक से ज्यादा चीजों के बारे में बोली जाती हो। एक से ज्यादा चीजों के बारे में बोला जाने वाला लफ्ज कॉमन नाउन कहलाता है। तो ये गोट है। तो आप देख सकते हैं जब मैं गोट बोलूंगा तो आपके माइंड में जरूरी नहीं है कि कोई स्पेशल किस्म की गोट है, तो कोई भी गोट हो सकती है। तो एज अ जनरल गोट जब हम बोलते हैं तो ये हमारी कॉमन नाउन होती है। अब इसी से गोट से ही मैं आपको इन पांचों अक़साम की वजाहत करता हूं। तो ये हमारी गोट हो गई। अब गोट के बाद यानी कि अगर हम इसी गोट का कोई नाम रख दें, इसी गोट का कोई नाम, जैसे कि लोग घरों में ले जाते हैं कुर्बानी के लिए, बकरे लेकर जाते हैं, तो घर में बच्चे खुशी से प्यार से उनका कोई ना कोई नाम रख लेते हैं। तो जब इसका नाम रख दिया जाता है तो मैं इसका नाम कह देता हूं कि टॉमी। तो जब इसका नाम हो गया, अब जब आप टॉमी बोलेंगे तो आपके माइंड में मखसूस किस्म का बकरा आएगा। जब मखसूस हो गया तब ये फिर कॉमन नाउन नहीं रहा, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया है। तो इसको हम टॉमी को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीन बच रही हैं। टॉमी प्रॉपर नाउन हो गया। अब जब एक से ज्यादा गोट्स इकट्ठी हो जाएंगी, जब पूरा ग्रुप बन जाएगा, तो जैसे हम कह सकते हैं द फ्लॉक ऑफ गोट्स, के बकरियों का झुंड।
जब हम किसी मखसूस किस्म के ग्रुप की बात करेंगे, जहां पर एक से ज्यादा तादाद की बात होगी, तब उस वक्त वो हमारा बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। जब हम बात करेंगे फ्लॉक ऑफ गोट्स, यानी कि बकरियों का झुंड, रेबर्ड, तो जब फ्लॉक की बात होगी तब वो हमारा ना कॉमन नाउन होगा, ना ही हमारा प्रॉपर होगा, बल्कि वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इसी तरह से जब हम इसी गोट को ज़िबह करते हैं, इसका गोश्त बनाते हैं, मीट बनाते हैं, तो ये जो मीट होगा ये अब कॉमन नाउन नहीं होगा, इसको अब मय्यर किया जाएगा, मिकदार इसकी बनाई जाएगी, तब ये कहलाएगा हमारा मटेरियल नाउन। जो इसका मीट होगा वो कहलाएगा मटेरियल नाउन। अब आखिरी हमारे पास बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सुनिए, एक आसान सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब आप बकरा ले जाओगे, यानी बकरे का गोश्त घर में ले जाओगे, उसको जब पकाओगे तो हांडी से आपको जबरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। तो वो जो खुशबू है, यानी कि जो उससे उठने वाली खुशबू है, फीलिंग्स है, उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी स्मेल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हर उस चीज को कहते हैं जिसको हम न देख सकते हो, न सूंघ सकते हो, न टच कर सकते हो, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बेसिक बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, उसके हवाले से हमने थोड़ी सी डिटेल जानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और मुझे राय देने के लिए या कोई चीज़ पूछने के लिए मुझे कमेंट्स भी करना है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा देना है। इंशाल्लाह मैं आपको ये एक पूरी सीरीज दूंगा जिसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से सीख पाएंगे।